हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये चैप्टर 7 की वीडियो है, यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 7 की वीडियो है। चैप्टर 6 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो विजिट करके आप एक बार देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे BA MA BEd से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है रोज़ शाम 6 बजे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक वर्गीकरण या फिर सोशल क्लासिफिकेशन। तो सामाजिक वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाज क्या है। तो समाज वो है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा रहन सहन होता है, जहाँ हमारे लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है, यानी वो सभी कुछ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वो हमारा समाज है, जहाँ हम नई नई तरह की चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। वर्गीकरण की यदि बात करें तो वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अलग अलग करना या फिर पृथक करना या फिर अलग अलग बांट देना, तो ये वर्गीकरण कहलाता है। सामाजिक वर्गीकरण की यदि बात करें तो समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो लोग हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में विभक्त कर देना, बांट देना, श्रेणी उन्हें प्रदान कर देना सामाजिक वर्गीकरण कहलाता है, यानी सोशल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सामाजिक मतलब व्यवस्था को श्रेणी के अनुसार बांट देना। तो हमारे समाज में वर्गीकरण कैसा होता है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो क्लासेस होते हैं ना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति भी है और इसी को सामाजिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। प्रस्तावना: सामाजिक वर्ग की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि भारतीय समाज का वर्गीकरण किस तरह से वर्गों में हुआ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय जो मतलब सामाजिक वर्ग है उसकी प्रकृति को तो हम समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय समाज को आखिर किस तरह से वर्गीकृत करके अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया। तो देखिए, प्राचीन काल में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, जो हमारे समाज की व्यवस्था चल रही थी ना, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि लोगों को मतलब कि उच्च जाति के लोगों को या फिर ब्राह्मण लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उन्हें ही अच्छी शिक्षा का हक था। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लासिफिकेशन के अथॉरिटी के अकॉर्डिंग लोगों को ही मिलती थी, निम्न वर्ग के लोग उससे वंचित रह जाते थे। तो ये जो व्यवस्थाएं थी ना, इनकी वजह से ही समाज निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में विभक्त हुआ और इन्हीं के कारण ही समाज वर्गीकृत भी हुआ। तो भारत में बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ की वर्ग संरचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्ण और जाति पर आधारित संस्करण से प्रभावित रही। यानी जो हमारे भारत की जो हमारे भारत में भारतीय समाज है उसमें प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था आधारित थी। उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा महत्व दी जाती थी, निम्न जाति के लोगों को छुआछूत या बुरी नज़रों से देखा जाता था, वर्ण व्यवस्था थी। तो ये सभी चीज़ों ने हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसे बहुत काफ़ी हद तक प्रभावित किया और उसके कारण ही समाज में वर्गीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई और समाज दो वर्गों में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभक्त हो गया। सामाजिक वर्ग: तो स्वतंत्रता के बाद एक और नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई, तो दूसरी ओर प्रशासनिक संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त होने के अवसर मिलने लगे। कुछ समय पहले तक जो भारतीय समाज मुख्यतः उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित था, वही नई दशाओं के प्रभाव से मध्यम वर्ग का तेजी से विस्तार होने लगा। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो व्यवस्था चल रही थी उसमें तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज हमारा वर्गीकृत हो चुका था। उच्च जाति के लोगों को ही अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलती थी, अच्छी सैलरी वाली, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके विपरीत जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती थी, उच्च शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई और जो संविधान बनाया गया हमारे देश का, तो उसमें क्या किया गया कि अनुसूचित जातियों और जो जनजातियां हैं उनके लिए अलग प्रावधान रखा गया और इस प्रावधान के तहत ही सभी को समान अवसर देने की बात की गई। इस तरह से भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि उच्च और निम्न वर्ग जो विभक्त था उसको हटाकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें भी शिक्षा के और नौकरी के बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर भी प्राप्त होने लगे। तो केवल नगरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत वर्ग संरचना में भी परिवर्तन होने लगा। इस तरह भारत की वर्ग संरचना था, इसमें होने वाले परिवर्तन को दो मुख्य भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। यानी अभी तो हम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात करें, लेकिन हमारा समाज दो और वर्गों में विभक्त था, जिसे नगरी और ग्रामीण कहते हैं। नगर में क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जॉब, बहुत सारे स्कोप्स रहते हैं। गाँव में थोड़ा
सिंपल या फिर सादगी का माहौल रहता है, वहाँ पे लोग कम होते हैं, वहाँ दूर दूर तक इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो इन दोनों के बीच जो गैप था ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसकी भी वर्ग संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और वर्ग संरचना जो है वो ज़्यादा अच्छी हुई। वर्ग संरचना के आधार पर समाज को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, ग्रामीण वर्ग संरचना और नगरी वर्ग संरचना। अगर ग्रामीण वर्ग संरचना की बात करें तो आर्थिक संबंधों, भू स्वामित्व तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर परंपरागत ग्रामीण वर्ग संरचना तथा वर्तमान वर्ग संरचना के बीच एक अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। यानी जो आर्थिक गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, कमज़ोर होती है। तो जो भू स्वामित्व और सामाजिक जो परिस्थिति होती है उसके आधार पर ही परंपरागत ग्रामीण वर्ग की संरचना भी की जाती है। प्राय गांवों की परंपरागत वर्ण व्यवस्था को निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी जो गांव में हमारी वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, जो क्लासिफिकेशन पाया जाता है, उसके 3 भाग हैं। पहला जमींदारी तथा साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग या भूमिहीन श्रमिक वर्ग। तो जो जमींदार, तो यदि जमींदार की बात करें तो ग्रामीण वर्ग व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान और उन उम्मीदवारों और साहूकारों का था जो एक लंबे समय तक अपने गांव में किसान वर्ग का आर्थिक शोषण करते थे। उन्हें ऊंची ऊंची ब्याज दरों पर उन्हें लोन दिया करते थे। फिर जब वो वापसी नहीं कर पाते तो उनकी भूमि हड़प लेते थे। तो ये बहुत सारी घटनाएं प्राचीन काल में हुआ करती थी। तो व्यवहारिक रूप से जमींदार को ही गाँव की संपूर्ण भूमि का स्वामी माना जाता था तथा उसका काम ग्रामीणों से लगान वसूल करके उसका एक निर्धारित हिस्सा सरकार को देना होता था। साहूकार वर्ग का तात्पर्य उन महाजनों से था जो फसल बोने के समय से लेकर फसल बिकने तक किसानों को ऋण देने और उस पर मनमाना ब्याज वसूल करने का कार्य करते थे। जमींदार और महाजन में सबसे अधिक लोग ब्राह्मण और ठाकुर जातियों के थे और बाद में वैश्य जाति के कुछ लोग को भी जमींदारी की परिस्थिति प्राप्त हो गई। उच्च जाति से संबंध होने के कारण ये वर्ग बहुत ज़्यादा संपन्न और सुविधा संपन्न शक्तिशाली था। इस तरह से वो लोगों का शोषण भी करते थे। कृषक वर्ग, तो गाँव में इस वर्ग का तात्पर्य उन किसानों से था जो जमींदार से प्राप्त भूमि के विभिन्न टुकड़ों पर स्वयं कृषि करते थे और अपनी कृषि भूमि पर उनका स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे जमींदार को लगान देते रहते थे। तो परंपरागत रूप से इस वर्ग द्वारा उपभोग के लिए ही कृषि उत्पादन किया जाता रहा। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह वर्ग पूरी तरह से गांव के महाजनों पर ही आश्रित रहता था। नेक्स्ट है भूमिहीन श्रमिक वर्ग। तो इस वर्ग में वे ग्रामीण आते हैं जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं होती है। यह लोग जमींदार के विपरीत या अधीन भूमि के बड़े बड़े टुकड़े या फिर गांव के अन्य किसानों की भूमि पर मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन करते थे। और इस वर्ग में उन ग्रामीणों को भी सम्मिलित किया जाता था जो कुछ विशेष दशाओं में बंधु और श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। नगरीय वर्ग संरचना, तो भारत में नगरीय वर्ग संरचना की प्रकृति ग्रामीण वर्ग संरचना से बिल्कुल भिन्न है। परंपरागत रूप से नगरीय वर्ग संरचना 3 मुख्य वर्गों में विभाजित जा रही है। इन्हें हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग कहते हैं। तो भारत में जो नगरीय वर्ग संरचना है वो ग्रामीण से बहुत ज़्यादा भिन्न है, क्योंकि नगरों में ही तरह तरह की फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती है, जबकि गांव में ऐसा मुमकिन नहीं है। नगरीय वर्ग संरचना 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उच्च वर्ग, दूसरा संपन्न वर्ग, सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग। यदि उच्च वर्ग की बात करें तो उच्च वर्ग में पूंजीपति वर्ग, राजनीतिक अभिजन और प्रशासनिक अभिजन आते हैं। तो उच्च वर्ग नगरीय वर्ग संरचना में इस वर्ग का संबंध उन विभिन्न वर्गों से होता है जिनकी स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक ऊंची समझी जाती है। और इस वर्ग के लोग बाहरी तौर पर बहुत विनम्र और शिष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इनके अहम की कोई सीमा नहीं होती है और ये बस लोगों का शोषण ही करते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं। पूंजीपति वर्ग की यदि बात करें तो ये वर्ग जिसके सदस्य बड़े बड़े कारखानों, उद्योग या कंपनियों के मालिक होते हैं, उन्हें पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। तो इस वर्ग के सदस्य संख्या सबसे कम होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था का संचालन इन्हीं के हाथों रहता है और जो विलासितापूर्ण जीवन होता है उसकी आधुनिकता तथा मूल रहित व्यवहार इस वर्ग की प्रमुख विशेषता कहलाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक अभिजन। तो भारत में लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप एक नए राजनीतिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ समय तक यह नेतृत्व मर्यादाओं से बंधा रहा, लेकिन जैसे जैसे भारत में मूल रहित राजनीति का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ राजनीति का अपराधीकरण होना आरंभ हुआ। अधिकांश परिस्थिति का कारण यहाँ उनकी आर्थिक शक्ति भी मानी जाती है। नेक्स्ट है संपन्न वर्ग यानी संपन्न मध्यम वर्ग। तो आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवहार के ढंगों, इन सभी के आधार पर भारत की वर्ग संरचना में संपन्न मध्यम वर्ग का
मतलब दूसरा स्थान है। इसी को हम संपन्न मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के लोगों की आय उनके उपभोग से काफ़ी अधिक होती है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वित्तीय सलाहकार ये सभी आ जाते हैं। सामान्य मध्यम वर्ग, तो भारत की वर्गीय संरचना में तीसरा स्थान सामान्य मध्यम वर्ग का है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य स्तर की होती है। इस वर्ग के अधिकांश लोग कड़ी मेहनत के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन के लिए मेहनत करते हैं और उनकी समान ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। निम्न वर्ग, तो भारतीय समाज की वर्ग संरचना के निचले हिस्से में स्थित विभिन्न वर्ग श्रेणी इसकी के अंतर्गत आती है, यानी जो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिसमें है पहला श्रमिक वर्ग, घरेलू सेवा वर्ग, पथ भ्रष्ट वर्ग, श्रमिक वर्ग का संबंध, ये सभी श्रमिक निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीय वर्ग संरचना की प्रकृति ग्रामीण वर्ग संरचना से बहुत भिन्न है और नई दशाओं के प्रभाव से गांव और नगरों की वर्ग संरचना में नए वर्गों का उदय होने के साथ इनकी विशेषताओं में भी परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।